प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रीवियस पेपर 2017 मॉडल एचडीपी से रिलेटेड आज का जो पेपर है हमारा फार्मेकोलॉजी का, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कि 2017 मॉडल इस पेपर में यानी कि जो एचडीपी से रिलेटेड जो पेपर होते हैं वो किस टाइप का होता है, क्या उसका पेपर पैटर्न होता है। उस पेपर पैटर्न की भी हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का पेपर पैटर्न हमें वहां पर दिखाई देता है, जिसमें से हमें पेपर के अंदर 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हमें नजर आता है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द को भरिए, या हम कहें फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो 2017 मॉडल जो पेपर है इसका पहला क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले नंबर 1, औसत विज्ञान में MIST जो यहाँ पर जो लैटिन शब्द दिया हुआ है इसका यहाँ पर अर्थ पूछा हुआ है कि MIST का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इसका संक्षिप्त पूछा हुआ है, तो संक्षिप्त क्या हो जाएगा यहाँ पर मिक्सचर, या हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे मिश्रण। इसे हिंदी में क्या कहेंगे भाई मिश्रण। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक फ्लूइड औंस खालिस्तान मिलीलीटर के समतुल्य होता है। कि दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक फ्लूइड औंस खालिस्तान मिलीलीटर के समतुल्य होता है, क्योंकि एक फ्लूइड औंस में कितने मिलीलीटर होते हैं 30 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं भाई 30 मिलीलीटर होते हैं, यानी कि एक फ्लूइड औंस 30 मिलीलीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि खालिस्तान औषधियां लार के स्राव को कम करती हैं, यानी कि वे कौन सी औषधियां हैं जो लार के श्रावण को कम करती हैं। तो कौन सी औषधियां आती हैं भाई जो लार के श्रावण को कम करती हैं, एंटीसाइलाकोक, यानी कि एंटीसाइलाकोक जो औषधियां होती हैं यानी कि एंटीसाइलाकोक जो औषधियां होती हैं वो लार के स्राव को क्या करती हैं, कम करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं खालिस्तान विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधि के जहरीले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी कि औषधि विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत उसके विष के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो कौन सी शाखा है कि इसमें टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि टॉक्सिकोलॉजी या विष विज्ञान के अंतर्गत औषधि के जहरीले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मुर्गियों में आईवी इंजेक्शन जो इंट्रावेनस जो इंजेक्शन है वो खालिस्तान किस सिरा में या किस वेन्स में दिया जाता है। जब वेन्स की बात आती है तो मुर्गियों में कौन सी वैन में दिया जाता है, विंग वैन में। किस वैन में, विंग वैन में उनमें इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्भाशय की मांसपेशियों को शिथिल करने वाले कारक खालिस्तान कहलाते हैं। कि गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनको शिथिल करने वाले जो कारक है वो कौन सा कहलाता है, यहां पर आ जाएगा टोकोलाइट्स। कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, टोकोलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का प्रयोग मवेशियों में या गाय भैंसों में खालिस्तान उपचार में किया जाता है। तो यहां पर देखिए भी जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है जो CBG है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, इसका उपयोग ज्यादातर पशुओं में मिल्क फीवर की कंडीशन में किया जाता है। किसमें, मिल्क फीवर, जो दुग्ध ज्वर होता है उस दुग्ध ज्वर के उपचार में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का पशुओं में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक गैलन खालिस्तान लीटर के समतुल्य होता है, यानी कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, वो लीटर को पूछा गया कि एक गैलन में कितने लीटर के समतुल्य होता है। तो एक गैलन बराबर 4 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं भाई, एक गैलन बराबर 4 लीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रासायनिक पदार्थ जो सजीव सतह पर सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकता है खालिस्तान कहलाता है, यानी कि ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो सजीव सतह पर सूक्ष्म जीवों की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वृद्धियों को रोकने का काम करता है। तो उसकी बात आती है कौन सा रोकता है भाई, एंटीसेप्टिक, यानी कि जो एंटीसेप्टिक होता है क्या कहलाएगा भी, एंटीसेप्टिक, जो क्या करेगा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। क्या कहलाएगा, एंटीसेप्टिक कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स का। अमाशय में अम्लता को कम करने वाली खालिस्तान औषधियां होती हैं।
कि जो अमाशय की बात करें कि अमाशय में जो अम्लता को कम करने वाली जो औषधियां होती हैं वो औषधि को हम क्या कहेंगे, तो उसका नाम आता है एंटासिड। यानी कि अमाशय में अम्लता को कम करने वाली जो औषधियां होती है वो कौन सी कहलाती हैं, एंटासिड औषधियां कहलाती हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारे 2017 पेपर का जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो शब्द थे उनको हमने फिल किए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका जो डेफिनेशन जो होती है कि डेफिनेशन इनकी क्या क्या होंगी, क्या क्या इनमें 2017 मॉडल पेपर में क्या क्या डेफिनेशन दी गई हैं और वो डेफिनेशन किस प्रकार से हम उनको सोल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। देखिए परिभाषित कीजिए यानी कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनेशन पूछी गई हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन आती है, एंटी जाइमेटिक्स। देखिए एंटी जाइमेटिक औषधियां कौन सी होती हैं उनकी हम बात करें कि वे औषधियां जिनका उपयोग, एंटी जाइमेटिक औषधि की हम बात करें कि वे औषधियां जिनका उपयोग आमाशय या रूमिनल किण्वन को कम करके गैसीय उत्पादन को कम करने में सहायता करती हैं। कौन सी औषधि कहलाती है, एंटी जाइमेटिक औषधियां कहलाती हैं। तो हम इनको नोट कर सकते हैं कि वे औषधियां जिनका उपयोग आमाशय व रूमिनल किण्वन को कम करके गैसीय उत्पादन को कम करती है। कौन सी औषधियां कहलाती हैं भाई, एंटी जाइमेटिक औषधियां कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम बात करें, इसके लिए फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं तारपीन का तेल, तारपीन का तेल। ठीक है, इसके अलावा भी हम बात करें जो फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेलिन इत्यादि, ये किस रूप में काम में ले जाते हैं, एंटी जाइमेटिक्स दवाओं के या औषधि के रूप में काम में ली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी दवाएं होती हैं एंटी जाइमेटिक, वे औषधियां जिनका उपयोग आमाशय व रूमिनल किण्वन को कम करके गैसीय उत्पादन को कम करती हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा तारपीन का तेल या फॉर्मेलिन, इन सभी को किस रूप में काम लिया जाता है, एंटी जाइमेटिक्स औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट आती है फार्माकोग्नोसी। सेकंड नंबर, देखिए फार्माकोग्नोसी होता है, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत औषधि के स्रोत को पहचानने का अध्ययन किया जाता है। हमने कहा औषधि के स्रोत को, औषधि के स्रोत को पहचानने का अध्ययन
किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है भाई? औषधि के स्रोत को पहचानने का अध्ययन फार्मेकोग्नोसी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन, अब जेंटामाइसिन यहां पर क्या है भाई? ड्रग्स है। क्या है भाई? ड्रग्स है। अब इसका जो स्रोत होगा वो क्या होगा? स्रोत की हम बात करें माइक्रो मोनास्पाइरा परपुरिया, यानी कि ये क्या हो गया? औषधि का स्रोत। कि फार्मेकोग्नोसी के अंतर्गत औषधि के स्रोत को पहचानने का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? फार्मेकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोनेटिव ड्रग्स। नेक्स्ट आती है 3 नंबर पे कार्बोनेटिव। देखिए जो कार्बोनेटिव जो ड्रग्स होती हैं इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या हम कहें वे औषधियां जिनका उपयोग आमाशय या रोमन में गैस को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। वे औषधियां जिनका उपयोग आमाशय या रोमन से गैस को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। कौन सी औषधि कहलाती है? कार्बोनेटिव ड्रग्स कहलाती है। यानी कि वे औषधियां जिनका उपयोग आमाशय या रोमन से जो गैस भर रही होती है, जो गैस बनी होती है, उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इसके लिए सौंफ, इलायची, दालचीनी, हींग आदि, इन सभी को माध्यम से रोमन के अंदर जो भरी जो गैस है उसको बाहर निकाला जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कार्बोनेटिव ड्रग्स के माध्यम से कि रोमन के अंदर से गैस को बाहर निकालने के लिए इसकी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी औषधि कहलाती है? वही कार्बोनेटिव ड्रग्स कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट आती है 4th नंबर पे एक्सपेक्टोरेंट। देखिए एक्सपेक्टोरेंट यानी कि जो एक्सपेक्टोरेंट्स के रूप में जो ड्रग्स काम में ली जाती हैं, क्या हम कहें कि वे औषधियां जिनका उपयोग फेफड़ों से कफ व बलगम को बाहर निकालने के लिए, वे औषधियां जिनका उपयोग फेफड़ों से कफ या बलगम को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में हम बात करें पोटेशियम आयोडाइड,
यानी कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है अभी? फेफड़ों से कफ या बलगम जो जमा होता है उसको बाहर निकालने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो ऐसी औषधियां जिनका उपयोग फेफड़ों से कफ और बलगम को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, कौन सी ड्रग्स कहलाती हैं? एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स कहलाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आती है डिमलसेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डिमलसेंट। देखिए डिमलसेंट जो औषधियां होती हैं उनका कार्य क्या होता है? देखिए ये जो औषधियां होती हैं जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, श्लेष्मा झिल्ली पर सुरक्षा कवच बनाने का कार्य करती हैं। तो हम कह सकते हैं श्लेष्मा झिल्ली पर सुरक्षा कवच बनाने वाली औषधियां कौन सी कहलाती है भाई? डिमलसेंट कहलाती है। यानी कि श्लेष्मा झिल्ली पर सुरक्षा कवच बनाने वाली जो औषधियां हैं वो कौन सी कहलाती हैं? डिमलसेंट कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम बात करें गिल्सरेन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? डिमलसेंट। श्लेष्मा झिल्ली पर सुरक्षा कवच बनाने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? डिमलसेंट कहलाती हैं। या फिर हम फॉर एग्जांपल में बात करें जो गिल्सरेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आती है फार्माकोडायनेमिक्स। देखिए फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है कि फार्माकोडायनेमिक्स की जब हम बात करें कि फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है भाई? देखिए कि औषधि के द्वारा जो औषधि हम जानवर को दे रहे हैं उस औषधि ने जानवर के शरीर पर क्या कार्य किया है, वही क्या कहलाता है भाई? फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हम पशु को कोई औषधि दे रहे हैं, उस औषधि ने उस शरीर में जाकर कैसा अपना असर दिखाया है, वही उसका जो कार्य है वही क्या कहलाता है? फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। तो हम कह सकते हैं औषधि के द्वारा शरीर पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? फार्माकोडायनेमिक्स। यानी कि उस औषधि ने शरीर पर किस प्रकार का असर दिखाया है वही क्या कहलाता है? फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें पैरासीटामोल। देखिए जैसे मान लीजिए किसी पशु को हमने पैरासीटामोल दवा दी है। अब ये जो पैरासीटामोल दवा है ये क्या क्या कार्य करते हैं भाई? देखिए दर्द निवारक कार्य कैसा करते हैं भाई? दर्द को कम करने वाली दवा के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। या हम कहें ज्वरनाशक। दूसरा कार्य क्या होगा इसका भी? ज्वरनाशक। या हम कहते हैं ज्वर को कम करने के रूप में इसको काम में ले सकते हैं पैरासीटामोल को। क्या हम कह सकते हैं अभी दर्द के रूप में, ज्वरनाशक के रूप में। क्या इसके अलावा भी जैसे हम बात करें जैसे सूजन को कम करने वाली, सूजन को कम करने वाली। ठीक है, तो हमने कहा औषधि के द्वारा शरीर पर किया गया कार्य। जो औषधि हमने पशु को दी है उसने उस शरीर पर क्या कार्य किया है। जैसे हमने पशु को पैरासीटामोल दिया दर्द के रूप में, उसने अपना कार्य दिखाया।
ज्वर को यानी कि बुखार को कम करने के लिए, और इसके अलावा जो सूजन को कम करने वाली औषधि के रूप में पैरासीटामोल को वहां पर काम में लिया जाता है। यानी कि ऐसी दवाएं जिनका शरीर पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, फार्माकोडायनामिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीसेप्टिक, कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। नेक्स्ट आता है एंटीसेप्टिक। देखिए एंटीसेप्टिक दवाएं कौन सी होती हैं, वे औषधियां जो संक्रमण को रोकती हैं। वे औषधियां जो संक्रमण को रोकती हैं कौन सी कहलाती हैं, एंटीसेप्टिक दवाएं कहलाती हैं। जैसे एंटीसेप्टिक हम दवाओं में बात करें, जैसे एंटीसेप्टिक दवा में हम बात करें पोविडीन आयोडीन, या फिर इसके अलावा हम बात करें बीटाडिन या फिर सेवलोन, ये सभी दवाएं किस रूप में काम में ली जाती हैं, एंटीसेप्टिक दवाओं के रूप में काम में ली जाती हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं एस्ट्रीजेंट। नेक्स्ट आती है एस्ट्रीजेंट। देखिए एस्ट्रीजेंट क्या होता है कि वे औषधियां जो त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली पर सुरक्षा कवच बनाती है। वे औषधियां जो त्वचा पर व श्लेष्मा पर झिल्ली पर सुरक्षा कवच बनाती हैं क्या कहलाती हैं, एस्ट्रीजेंट कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एस्ट्रीजेंट क्या होता है, अभी जैसे मान लीजिए हम बात करें एस्ट्रीजेंट की, तो इसमें एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, फिटकरी। यदि इन्हीं एस्ट्रीजेंट का उपयोग यदि रक्त के स्राव को रोकने के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टाइप्टिक कहा जाता है। स्टाइप्टिक कहा जाता है। यदि उसमें ब्लड के स्राव को रोकने के लिए यदि काम में लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टाइप्टिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा आती है इलेक्ट्रिक, या हम कह सकते हैं चटनी। देखिए चटनी क्या होती है, इलेक्ट्रिक क्या होती है, उसकी हम बात करें, जैसे गुड़, शहद व शीरा के अर्धठोस पदार्थों को पशु की जीभ व होठों पर लेपित किया जाता है, लेपित किया जाता है, जिससे उस दवा के माध्यम से पशु के शरीर के अंदर जो दवा हम पशु को खिलाना चाह रहे हैं वो बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है और पशु होठ के माध्यम से या जीभ की सहायता से उसको चाट कर दवा को ग्रहण कर लेता है। यही क्या कहलाता है भाई, इलेक्ट्रिक या चटनी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं
यूरिनरी लिथोलाइटिक। देखिए यूरिनरी लिथोलाइटिक क्या होता है, मूत्र मार्ग में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्रिस्टलों के कारण पथरी का बनना क्या कहलाता है भाई, यूरिनरी लिथोलाइटिक कहलाता है। तो दोस्तों ये था 2017 के जो दूसरा क्वेश्चन जो इसी हम बात कर रहे थे कि परिभाषित कीजिए। तो परिभाषाओं में हमने 10 डेफिनेशन देखी है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि निम्न में से 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो ये एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी दी हुई है और हमें एक क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर 8, और हमें करने कितने हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जबकि हमारे पास में ऑप्शनल में 8 क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कॉपर सल्फेट का उपयोग, यानी कि कॉपर सल्फेट के क्या क्या यूजेज हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है मुख्य मार्ग द्वारा दवा देने के लाभ व हानि, कि मुख्य मार्ग के माध्यम से जब हम पशु को दवा देते हैं तो क्या क्या उसके लाभ होंगे और क्या क्या उसकी हानियां होती हैं, ठीक है। तीसरा आता है टैनिक एसिड के उपयोग, और इसके बाद में नेक्स्ट आता है औषधीय असंगता एवं उनके विभिन्न प्रकार। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा देखते हैं नेवगेन व फिनोविस के उपयोग यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट आता है मैट्रिक प्रणाली, यहाँ पर टिप्पणी के अंदर दी हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इक्बोलिक्स व इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। यदि हमें इनमें से मान लीजिए कोई भी अगर 4 क्वेश्चन हमें आते हैं तो हम 4 आसानी से इसमें सोल्व कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर दिया हुआ है विभिन्न पशुओं में नस में हम बात करें कि वेन में इंजेक्शन लगाने का जो स्थान होता है वो कौन कौन सा होता है, वो यहाँ पर लास्ट टिप्पणी में पूछा गया है। यानी कि हमारे पास में टिप्पणी के ऑप्शन में यहाँ पर 8 टिप्पणियाँ दी हुई हैं, जिनमें से हमें एग्जाम में केवल 4 के ही आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये था एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से संक्षिप्त टिप्पणियां दी हुई हैं, और 8 में से हमें कितनी करनी होंगी, यहाँ पे 4 टिप्पणियां यहाँ पर सॉल्व करनी है, ठीक है। इसी के अलावा पेपर में हम देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ भाई, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, और लॉन्ग क्वेश्चनों में हमारे पास में 4 यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन 4 में से हमें केवल 2 के ही सॉल्यूशन हमें देने हैं, या फिर तुम्हें 2 के ही आंसर यहाँ पर बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ भाई, सल्फा समूह की प्रतिजैविक औषधियों के बारे में, यानी कि सल्फा समूह की जो एंटीबायोटिक्स जो औषधियां हैं उनके बारे में, उसकी सल्फर ग्रुप की जो औषधियां हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर विस्तार से समझाना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है पाचन तंत्र पर काम करने वाले, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करने के आधार पर जो औषधियों का जो डिवीजन है, जो वर्गीकरण है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, उसे हमें सोल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड के विभिन्न उपयोगों के बारे में विस्तार से समझाइए, यानी कि सोडियम क्लोराइड के क्या क्या यूजेज हैं उनको हमें विस्तार से यहाँ पर समझाना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे पोस्टोलॉजी या खुराक को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार का जो आपका एचसीडीपी एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न रहने वाला है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और इसी प्रकार से आपको उनके उत्तर देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी क्लास में कि आज का जो पेपर पैटर्न, किस प्रकार का पेपर पैटर्न होगा और किस प्रकार के रिक्त स्थान या ब्लैंक्स होते हैं जिसको हमने सोल्व किया है। कुछ डेफिनेशन थी जिनको हमने सोल्व किया है, और इस प्रकार का पूरा पेपर पैटर्न आपके पास में रहने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।